ये माना कि औद्योगिक क्रांति ने शोहरत बहुत कमाई, औद्योगिक क्रांति ने शोहरत बहुत कमाई, पर दुख जाना ना किसी ने उन मजदूरों व बच्चों का जिन्होंने इस दावानल में अपनी जान गंवाई। नमस्कार दोस्तों, आप हैं इग्नाइटिंग माइंड्स विद डॉक्टर जेपी दलाल के साथ और हम हैं पार्ट 2 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति का दूसरा पार्ट लेके आपके सामने। हमने डिस्कस किया पिछली वीडियो में औद्योगिक क्रांति का मीनिंग क्या था, कब आई, ब्रिटेन में आई, ब्रिटेन में ही क्यों आई, और हमने एलाइड इश्यूज़ को डिस्कस किया। हमने बताया कि कोयला व लोहा जो था उसका जो उत्पादन था ब्रिटेन में 1848 तक 400% का राइज हुआ, और अकेले ब्रिटेन में कोयला व लोहा का जो उत्पादन था वो इतना होता था जितना बाकी पूरी दुनिया में नहीं होता था। अब इसके साथ जो मेजर चेंजेस आते हैं वो है कॉटन एंड टेक्सटाइल। ब्रिटेन के अंदर सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज थी वो कॉटन एंड टेक्सटाइल की थी, बट कच्चा माल रॉ मटेरियल वाज अ बिग इशू। दोस्तों, रॉ मटेरियल के लिए भारत से भी टाई अप किया गया, अमेरिका से भी रॉ मटेरियल आता था, बट अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रॉब्लम आई। सबसे बड़ी इश्यूज थे कि जो मशीनरी थी वो ओल्ड सिस्टम में थी। एक टाइम पे एक ही धागा, वो भी कच्चा। धीरे धीरे अलग अलग तरह की दोस्तों मशीनें आती हैं और उन मशीनों से बड़ा चेंज आता है। फ्लाइंग शटल नाम की मशीन है, स्पिनिंग जेनी नाम की मशीन है, वाटर फ्रेम है, देन म्यूल है, पावर लूम है। इन सारी मशीनों से अब जो है एक साथ कई कई धागे और मजबूत धागे बनने लगे, जिससे कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि इंपोर्ट बेस्ड थी, अब वो धीरे धीरे वो सेल्फ डिपेंडेंस की तरफ गए और कॉटन एंड टेक्सटाइल के अंदर वो एक मेजर पावर बन के उभरते हैं। दोस्तों, यही कॉटन एंड टेक्सटाइल भारत की अर्थव्यवस्था का मध्यकाल के अंदर 15वीं-16वीं शताब्दी के अंदर भारत का व्यापार दुनिया में 25% था, जिसमें कॉटन एंड टेक्सटाइल भारत का बना हुआ सिल्क, जो सिल्क रूट भी आपने मेरी वीडियोस में डिस्कस होते हुए देखा है। तो वो जो एक बड़ा जो पार्ट भारत के पास था, शेयर बड़ा भारत के पास था। अब वो भारत एक कॉलोनी जो कि कच्चा माल प्रोवाइड कराती थी ब्रिटेन को, वो बन के रह गई और भारत का जो दबदबा था वो कम हो गया। दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले स्टेप पे कि किस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन के अंदर एक क्रांति की तरह फैलती है। इसमें सबसे बड़ा जो आइटम है वो है कि नहर व रेल, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स आपके पास कच्चा माल है, आपके पास मशीन है, लेकिन कच्चा माल मशीन तक आए कैसे, और मशीन में प्रोडक्शन होने के बाद फैक्ट्री से मार्केट में जाए कैसे, इसके लिए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। दोस्तों, आप सबको पता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स हैं वो लैंड रूट से हैं, सी रूट से हैं, एयर रूट से हैं। उस समय एयर रूट से नहीं थे, तो ओनली लैंड रूट एंड सी रूट वाज देयर। ऑन लैंड रूट और सी रूट में जो बेस्ट विकल्प था और जो आज भी है, दुनिया में जितना व्यापार होता है, सी ट्रेड जो सी रूट से जो व्यापार होता है वो दुनिया में सबसे सस्ता, इकोनॉमी चीप पड़ता है। ये आज की डेट में भी है, 200-300 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, तब भी ऐसा ही था। दोस्तों, नहर व रेलों का जाल बिछा दिया गया पूरे ब्रिटेन के अंदर। मेजर ट्रांसपोर्ट मीन्स था 1796 में कैनाल मानिया बन जाता है। 40 नए प्रोजेक्ट सिर्फ नहर बिछाने के आते हैं। सारे जो इंपॉर्टेंट सिटीज थे वो नहरों से कनेक्ट कर दिए गए। नहर जो बड़ी बड़ी नदी जो बनाई गई और उनसे जो व्यापार होता था, एंड लेटर ऑन रेलवे केम इनटू एग्जिस्टेंस। रेल का जो भाप से चलने का जो इंजन था, जो पहला इंजन था 1814 में स्टीफेंसन ने बनाया। इस इंजन का नाम रॉकेट था। यस दोस्तों, रॉकेट वाज द रेलवे इंजन, फर्स्ट रेलवे इंजन जो स्टीफेंसन ने बनाया। इसके बाद क्रांति आ गई रेल के अंदर, और 1830 तक लिवरपूल है, मैनचेस्टर है, ये सारे रेलवे लाइन से कनेक्ट हो गए। और 1847 तक 9500 माइल, 9500 मील जो है वो रेलवे लाइन बिछाई जा चुकी थी ब्रिटेन के अंदर। और इसलिए दोस्तों, जब भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो यूरोप के ये देशों बाकी दुनिया के देशों से 100-150 साल एडवांस रहे, क्योंकि इन्होंने वो चीज़ें पहले से ही अनुभव कर ली। और इससे जो रेलवे जो कनेक्टिविटी बनी, आरंभ में आज जैसे हम देखते हैं कि जो यात्री गाड़ी होती है और मालगाड़ी होती है, तो आरंभ में जो रेलवे का जो आविष्कार था वो मालगाड़ी के रूप में ही हुआ। इनिशियली जो था इंजीनियर्स ने इसको कोयला और बाकी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया। बाद में स्टीम इंजन आने के बाद इसके अंदर मेजर चेंज आया और बाद में इसको यात्रियों के लिए भी जोड़ा गया। तो मीन्स जो नदियों के द्वारा और नहरों के द्वारा और इसके साथ साथ जो रेलवे के द्वारा जो व्यापार है वो ईजी
ईजी हो गया, इट सेव्ड टाइम, इट सेव्ड कॉस्ट, और जब कॉस्ट कम है, टाइम जल्दी हो रहा है, तो दैट मीन्स इट अपीयर्ड एज अ बून। और रेलों का भी उन्माद आ गया, रेल और नहर और रेलों के जो उन्माद था, जो एक्सपेंशन था, बिकॉज ऑफ दैट ब्रिटिश टुक द लीड इन द वर्ल्ड ट्रेड से। और इसके साथ साथ अब जीवन में बदलाव आता है दोस्तों। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया और भौतिक तरक्की हुई, जम के तरक्की हुई। लोगों के पास पैसा, खूब पैसा हुआ, लोग दूसरे देशों में गए, लोगों ने खूब पैसा कमाया। लेकिन हम इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट वाज द आउटकम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन took us from the whole world or the humanity from medieval ages to the modern ages. At the same time, it brought modernity, it brought education, it brought new universities, it brought new tastes, it brought many visible changes in the human lives, but at the same time it was on some cost। जी हाँ दोस्तों, अब हम नेगेटिव पॉइंट्स की बात करेंगे कि औद्योगिक क्रांति के बहुत सारे फायदे होते हुए कुछ नुकसान भी थे दोस्तों। सबसे पहले तो परिवार टूट गए, जॉइंट फैमिलीज और जो सिंगल फैमिलीज भी थी, वो अर्निंग के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव और एक देश से दूसरे देश में जाने लगे। परिवार टूट गए, नए शहर आ गए, नया शहर, उसमें कोई किसी को नहीं जानता, सब भीड़ में अपने काम के लिए लगे हुए हैं। फिर नए एड्रेस बन गए, लोगों के नए नए एड्रेस आ गए और मोर पॉपुलेशन, जनसंख्या इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मजदूर और बच्चे दोस्तों, मजदूर और बच्चों की लाइफ कंप्लीटली बदल गई। मजदूरों का एक्सप्लॉयटेशन होता था। बच्चे और महिला, ये दो ऐसे सेक्टर थे, दो ऐसे प्राणी थे जिनको सबसे ज़्यादा लॉस इसमें उठाना पड़ा। बीमारी फैल गई, हैजा, टाइफाइड, टीबी, ये नई नई बीमारियां आ गई। और एक हार्ड टाइम्स नावल है चार्ल्स डिकेंस का, जिसमें वो एक लाल शहर के बारे में बात करते हैं, आपने जरूर पढ़ा होगा। ये मोस्ट फेमस नावल है इंग्लिश लिटरेचर का, हार्ड टाइम्स। इट टॉक्स अबाउट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड आफ्टर इफेक्ट्स एंड नेगेटिव आफ्टर इफेक्ट्स। इसके साथ साथ एक और द डेजर्टेड विलेज, ओलिवर गोल्डस्मिथ का है। डेजर्टेड विलेज में भी यही दिखाया गया कि किस प्रकार से गांव के गांव, शहर के शहर सूने हो गए। आई मीन टू से कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से प्रकृति में या एयर पोल्यूशन या नॉइज पोल्यूशन या ये जो आज के जो हम इवल इफेक्ट्स देख रहे हैं, इवन दिस कोविड और मैनी डिजीज विच आर देयर, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। इसके साथ साथ दोस्तों फिर विरोध आंदोलन शुरू हुए। मीन्स ऐसा नहीं था कि ये इजीली लोगों ने इस चेंज को एक्सेप्ट कर लिया। मैं आपको बता दूं कि आरंभ में मजदूरों की जब रोजगार छिन गया, एक मशीन आने से 50 आदमी जो काम करते थे, एक मशीन ने काम किया। और जब मशीन ने काम किया तो उन 50 आदमियों को लगा कि तो एक ही आदमी इसको हैंडल कर लेगा। 49 आदमी जो बेरोजगार हो गए, दिस इज कॉल्ड टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। इसकी वजह से लोगों ने, मजदूरों ने मशीनों पर आक्रमण भी किया। ऐसे आंदोलन चले दोस्तों। लूडिज्म एक ऐसा आंदोलन था जनरल नेड लूड के द्वारा चलाया गया, जिसमें ट्रेड यूनियंस बनी और मशीनों पर आक्रमण किया गया। इसकी वजह से पूरे ब्रिटेन के अंदर, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप के अंदर, बाद में दुनिया के अलग अलग देशों में नए नए कानून बने। वर्किंग आवर्स को फिक्स किया गया। 14-14, 16-16 घंटे काम लिया जाता था, वो 12 हुआ, 12 से 10 हुआ, फिर 8 हुआ दोस्तों। अब जाके पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड टाइम जो 8 घंटे हैं वो वर्किंग आवर्स हैं। मजदूरों का जो सबसे बड़ा औद्योगिक क्रांति का मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है नेगेटिव पॉइंट, दैट इज कि रिच बिकम्स मोर रिच एंड पुअर बिकम्स मोर पुअर। जो मजदूर और मालिक के बीच का जो गैप था वो लगातार बढ़ता जाता था। तो फिर चेंज आए, नए कानून बने, नए वर्किंग राइट्स और वर्किंग आवर्स फिक्स हुए, मेजर चेंजेस इन द लाइफस्टाइल आए। इस वजह से हम अगर प्रोस एंड कॉन्स की बात करते हैं दोस्तों, तो औद्योगिक क्रांति के दोनों पहलू हैं। औद्योगिक क्रांति मानव समाज के लिए, ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी भी थी, और औद्योगिक क्रांति ने मानव सभ्यता से इसका बहुत कुछ, इसका चैन, इसकी नींद छीनी है। इससे प्रदूषण फैला है, ओजोन लेयर घटती जा रही है। आज जो पूरी दुनिया की जो प्रॉब्लम्स हैं, द मैक्सिमम प्रॉब्लम ओज इट्स बैकग्राउंड टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसीलिए दोस्तों 1960, 70, 80 के दौर में एक नया टर्म आया, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मीन्स द डेवलपमेंट विच इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द नेचर। इस प्रकार से
हम आज इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़रूरी है विकासशील से विकसित देश बनने में, लेकिन इस यात्रा में हमें नैतिक मूल्यों को नहीं छोड़ना, परिवारों को नहीं छोड़ना, भौतिक तरक्की ही सब कुछ नहीं है, हमें सारी चीज़ें देखनी है, समझनी है। और एज अ होल मैं बात करूं तो लास्ट में मैं आपको यही कहूँगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सीम्स अ कैची पोस्ट, बट beware, humanity has paid a heavy cost. Thank you.